नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी की छायावादी कविता, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा को लेकर चर्चा करेंगे और इसके दूसरे भाग में हम छायावादी कविता की विशेषताओं पर उदाहरणों के साथ चर्चा करने वाले हैं। द्विवेदी विभिन्न हिंदी कविता के बाद हिंदी में छायावादी कविता का आविर्भाव होता है। जैसे कि अध्ययन की दृष्टि से भारतेंदु युगीन हिंदी कविता और द्विवेदी युगीन हिंदी कविता का हमने विभाजन समय सीमा में किया, वैसे ही छायावादी कविता का भी अध्ययन करने के लिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं। छायावादी कविता सन 1918 से आरंभ होती है और सन 1936 तक उसकी समय सीमा कही जाती है। आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठतम महाकाव्य कामायनी को इसकी समय मर्यादा माना जाता है। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता में आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस समय की कविता द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आती है। छायावादी काव्य आंदोलन का अध्ययन करने से पूर्व छायावाद इस शब्द को लेकर हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। फिर विद्वानों ने उनकी की व्याख्याएं उनको लेकर चर्चा करेंगे और फिर छायावाद किसे कहा जाता है इसका एक ढांचा आप लोगों के सामने आ जाएगा और यह ढांचा आपको हिंदी कविता को, इस आंदोलन को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले छायावाद यह शब्द किसने प्रयुक्त किया, इसको लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हिंदी के अध्येता और समीक्षक मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले हिंदी कविता में किया। 1920 ई में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा इस पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा था हिंदी में छायावाद, और इस शीर्षक के उन्होंने 4 निबंध उस पत्रिका में प्रकाशित कराए थे और छायावादी कविता की चर्चा का आरंभ उन्होंने कराया था। इसलिए छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी 1918 से लेकर 1936 की कविता को जो नाम दिया वो थे मुकुटधर पांडे। इसके अतिरिक्त 1921 में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार ने भी एक लेख लिखा था हिंदी में छायावाद। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1920-21 के आसपास जो कविता लिखी जा रही थी उसको छायावादी कविता के रूप में परिभाषित करने की कोशिश या उसको, उस आंदोलन को स्थापित करने का प्रयास लोगों द्वारा हुआ और आगे चलकर एक श्रेष्ठ हिंदी का काव्य आंदोलन के रूप में छायावादी कविता हमारे सामने आती है। फिर छायावाद मतलब क्या, ये एक जिज्ञासा आप लोगों के मन में उभर कर सामने आई होगी। तो चलिए हम छायावाद की हिंदी के विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाओं पर विचार करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। परिभाषा इस प्रकार है, छायावाद से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, शायद
शायद कहते हैं किसी कविता के भावों की छाया कहीं अन्यत्र जाकर पड़े। ये कविता के भाव अन्यत्र कहाँ जा रहे हैं? अन्यत्र मतलब कि जिन भावों की अभिव्यक्ति हुई है उन भावों से कौन सा रूप, कौन सी छाया दिखाई दे रही है? क्या इस छाया में कोई स्पष्टता है, कोई किसी नवीन रूप की अभिव्यक्ति है, या किसी नवीन रूप के प्रति यह कविता समर्पित है? एक अनेक संभावनाएं जहाँ उद्घाटित होती है, उस छाया को यहाँ भागवत प्रसाद द्विवेदी छायावादी कविता कहती है, या अन्यत्र भावों का अंतरण छायावादी कविता है। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो यही छायावाद है। इस परिभाषा में उन्होंने मूल रूप से आध्यात्मिक जड़ों की स्वीकृति दी है, जैसे कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में। तो एक दूसरे के बीच, आत्मा और परमात्मा के बीच और परमात्मा और आत्मा के बीच जो संवाद हो रहा है, और उस संवाद की अभिव्यक्ति छायावाद है। मतलब कि यहाँ कवि, छायावादी कवि उस असीम सत्ता की अभिव्यक्ति में अपनी भी अभिव्यक्ति कर रहा है और उस असीम सत्ता की भी अभिव्यक्ति कर रहा है। तो ये स्थिति छायावाद है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। मतलब कि सौंदर्य की एक बृहद उपस्थिति छायावादी कविता में हुई है, या जहाँ सौंदर्य की बृहद और व्यापक और निश्चल अभिव्यक्ति है, वहाँ छायावाद है। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कहना है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। तो स्थूल कौन है? ये स्थूल द्विवेदी युग का अति गौरवगान है, व्यापक परंपराएं है, जिसमें व्यक्ति को इतना महत्व नहीं था और व्यक्तित्व को भी उसमें नकारा गया और राष्ट्र और समग्रता को ही ज़्यादा स्वीकारा गया। तो उसके प्रति एक विद्रोह जो है वो छायावादी कविता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि द्विवेदी युगीन कविता की प्रतिक्रिया के रूप में छायावादी कविता हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो इस प्रकार की ये छायावाद की विशेषता है, और इनसे कुछ छायावादी कविता के मुख्य अंश हमारे सामने आ जाते हैं, जिसकी चर्चा हम निष्कर्ष के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि छायावादी कविता एक लेखन की विशेष पद्धति है, इसीलिए उसको छायावाद कहा गया। रामकुमार वर्मा ने इसकी परिभाषा की है, तो इसमें ये एक बात सामने आ जाती है कि छायावादी कविता आध्यात्मिकता से प्रेरित है, या उसमें आध्यात्मिकता है। छायावादी कविता आध्यात्मिक होने के कारण एक दार्शनिकता से भी प्रभावित है। छायावादी कविता में जो सूक्ष्म है वो प्रेम और सौंदर्य है, इसलिए प्रेम और सौंदर्य के अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का चित्र ये छायावादी कविता में अपने आप उभर कर सामने आया है। छायावादी कविता ने पुरानी कविताओं में जो नहीं है उसकी अभिव्यक्ति की है, इसलिए ये रूढ़िवादिता के विरोध चली जाती है। और जैसे कि नगेंद्र ने कहा, ये सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, वह सूक्ष्म असीम सत्ता है, वह सूक्ष्म प्रकृति का सौंदर्य है, प्रकृति की अनुपमता है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, निश्चलता है। तो इस प्रकार छायावादी कविता एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो
भारतेंदु और द्विवेदी युग के आगे चलकर अध्यात्म, दर्शन, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, असीम सत्ता, प्रेम और सौंदर्य से जुड़ी हुई कविता है। यहाँ तक के लिए हम रुकते हैं। अगले व्याख्यान में छायावादी कविता के 4 आधार स्तंभ और छायावादी कविता की विशेषताओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते।